तो अपन स्ट्रेस पढ़ रहे थे। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारे इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस, ठीक है, वो किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं जिसको अपन को लगता है कि वो हमारे लिए थोड़ी सी थ्रेटनिंग है, हमारे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है, ठीक है, मतलब हम पे वो कोई प्रेशर डाल रही है। वो हमारी बॉडी में कैसे दिखता है? आपको थकान महसूस होती है, नींद नहीं आती अच्छे से, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, ठीक है, और आपका फोकस भी इतना सही नहीं रहता। और बिहेवियर कैसे रहता है? या तो बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हो, स्मोक करना या फिर ड्रिंक करना, दूसरों पे जलाना, ठीक है। अब स्ट्रेसर क्या होता है? स्ट्रेसर वो चीज़ होती है जो ट्रिगर करती है हमारे स्ट्रेस को, ठीक है। एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे कि ट्रैफिक आजकल कितना बढ़ चुका है, उस वजह से लोगों का कितना ज़्यादा दिमाग खराब हो चुका है कि हटना भाई, देखो दिखता नहीं है क्या, हट जाओ से, सीधा गाली निकलती है लोगों के मुंह से, ठीक है। हो सकता है एग्जाम्स, ठीक है, या कोई झगड़ा। और अंदरूनी भी हो सकता है, मतलब कि इंटरनल, जैसे कि कोई ख्याल आपको मन ही मन खाया जा रहा है कि यार अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, मेरी शादी करवा देंगे घर वाले, क्योंकि घर वालों को तो यही आता है कि शादी कर दो, शादी कर दो, ठीक है। देखो, स्ट्रेसर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बड़ा कैसे? लॉस ऑफ जॉब, ठीक है, या फिर किसी की डेथ हो गई। छोटा कैसे? कि यार इस इतनी सी चीज में आप ऐसे स्ट्रेस ले रहे हो। कोई छोटी चीज अब मुझे बताओ, तुम्हारे लिए क्या हो सकती है तुम्हारी लाइफ में? कोई छोटी चीज है पर तुमको स्ट्रेस दे रही है, वो क्या हो सकती है? मम्मी पापा ने मजाक में भी कुछ कह लड़ाई। दिया हो। ओके, वेरी गुड। मम्मी पापा ने मजाक में कुछ कह दिया हो, बिल्कुल, है मैम ना। भाई बहन की लड़ाई में। भाई बहन की लड़ाई से भी बहुत असर पड़ता है। तो और स्ट्रेसर अपन इमेजिन भी कर सकते हैं प्रेशर। कि यार, बोलो, क्या, कौन बोल रहा है? मैम ओवर थिंकिंग से भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इमेजिन भी कर सकते हैं अपन स्ट्रेसर को, कि जैसे कि मान लो टैक्स भरना है, ठीक है, तो वैसे चिंता हो जाएगी कि यार टैक्स भरना है, कैसे भरेंगे, समझ नहीं आ रहा, जबकि आप भर सकते हो यार, आपके पास है, पर फिर भी चिंता हो रही है। अब अप्रेजल का मतलब क्या होता है? आप उसको कैसे समझ रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो? अप्रेजल अपन आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रही, उसका पूरा एक अलग टॉपिक है। अब स्ट्रेस कैसे दिखता है? 4 एरियाज में। फिजिकल बताया मैंने कि फटीग बहुत होता है, सर दुखता है, मसल टेंशन होती है कि यार गर्दन में दर्द हो रहा है। तुमने अगर तुम लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस करा है ऐसा कि गर्दन में दर्द हो रहा है, जबकि ऐसे कुछ उल्टे सीधे बैठे भी नहीं हो, बट स्टिल मसल पेन हो रहा है? हाँ, कई बार गर्दन हम घुमा भी नहीं पाते, ऐसा लगता है पता नहीं ये जम बिल्कुल। गई है बिल्कुल। शोल्डर्स में दर्द होना, गर्दन में पीछे दर्द होना, ठीक है। नींद नहीं आती। अब ये मेरे से बेटर तो क्या ही बताऊं, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। बार बार जुकाम लग जाना, चेस्ट में अजीब सा पेन होता है, नोजिया होता है, ठीक है। और इमोशनल, जैसे कि एंग्जाइटी रहना, ठीक है। अब मुझे तुम लोगों में से कोई कौन बताएगा कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हैंड रेज करो, ऐसे साथ साथ बोलने मत लग जाना। कौन बता सकता है? स्ट्रेस और हाँ, गौरी बताओ। मैम स्ट्रेस जो है ना, अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आ जाती है उससे होता है। पर एंजाइटी कहीं ना कहीं हमें पता होता है। जैसे एंजाइटी कई बार हमें पता है हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो वो हमें एंशियस करेंगे। पर स्ट्रेस जो होता है ना, वो ऐसी सिचुएशंस पे होता है जिसका हमें अनुमान नहीं होता। वैसे पता है, तुमने बोला सही है, बट थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। देखो, स्ट्रेस हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है, ठीक है, उस चीज पे कि जो हमको लगता है कि बहुत थ्रेटनिंग है, चैलेंजिंग है, ठीक है, प्रेशर डाल रही है, ठीक है। जो एंजाइटी होती है वो एक ऐसी चीज के लिए, मतलब कि तुम समझ लो कि एक फीलिंग ऑफ फियर, ठीक है, चिंता, या फिर अनकंफर्टेबल फीलिंग, जो एक पर्पस के बिना भी हो सकती है और एक पर्पस के साथ भी हो सकती है। मतलब आपका एक क्लियर रीजन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ योशी, बोलो। दीदी जैसे मतलब मेरे को पहले जब स्कूल जाते थे तब मेरे को जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी मेरे पेट में दर्द होने लग जाता था, और जब तक खत्म नहीं होता था तब तक टीचर से मिल नहीं लिया और घर नहीं आ गए। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेस ही तो होता है जो बॉडी में एकदम शो हो रहा है। स्ट्रेस का मतलब होता है हमारा रिएक्शन जो सच में बाहर कुछ हो रहा है। एंजाइटी में क्या होता है कि कुछ हो सकता है, रियल हो सकता है या इमेजिन्ड हो सकता है। जैसे अगर मैं मेरी पर्सनल एंजाइटी तो मैं बताऊं कि जैसे मेरे को रात को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है, रात को थोड़ी सी एंजाइटी होती है कि यार कुछ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, ठीक है, होता कुछ नहीं है, बट मेरे को फिर भी लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी,
कुछ हो जाएगा, मैं इमेजिन करती रहती हूँ, क्योंकि मतलब शायद मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका है या फिर मैंने कहीं देखा है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं करती रहती हूँ। वो मेरी एंग्जाइटी है। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि आप किसी बाहर जो रियल चीज हो रही है, रियल हैपनिंग, वहां पे आप थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ आया? ओके दीदी, जैसे डर लगना कि हाँ। मार Yes. पड़ेगी अब। चलो ठीक है। हाँ, फिर आते कॉग्निटिव। अब अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है, और ऐसा बोलते हैं ना कि चीजें भूल रहा हूँ। अगर किसी को स्ट्रेस ज्यादा होगा ना, तो तुम देखना कि वो चीजें भूलने लग जाएगा, ठीक है, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। और फिर बिहेवियरल, बहुत बहुत इजीली रोना आ जाता है, या तो बहुत कम खाना खाता है या बहुत ज्यादा, ठीक है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें होती है, मारना पीटना, चीजें फेंकना, ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब जैसे कि रिया है, रिया का एग्जाम था अगले हफ्ते है, मतलब वो लेट सो रही है, ठीक है, बार बार सेम ही पेज पढ़ रही है और गुस्सा कर रही है, ठीक है, और उसको मसल पेन हो रहा है, तो ये उसका स्ट्रेस है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, सोर्स मैंने बताया था, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल जैसे कि ट्रैफिक जाम, या फिर ऐसे पड़ोसी जो बहुत ही ज्यादा टांग अड़ाते हैं, ठीक है, मनी प्रॉब्लम्स, रूड पीपल। इंटरनल क्या होता है कि मुझे तो हर चीज परफेक्ट करनी है। परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं ना, कि वो हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी गलत सलत होता है तो ऐसे हो जाता है कि कैसे हो गया मेरे साथ ऐसा, मेरे को तो ये करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो किसी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ। नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, स्कैरी इमेजिनेशंस कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, ठीक है, अगर मेरे को मेरी फ्रेंड ने पार्टी में नहीं बुलाया तो क्या होगा मेरा, कोई बात नहीं। फिर रियलिटी, सच में कोई एक्सीडेंट हो गया बाहर, ठीक है, या फिर एक टेस्ट में तुम फेल हो गए, या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। इमेजिन कि भाई मेरा बॉस मेरे को हेट करता है, कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हारा बॉस तुमसे नफरत करता है, बट फिर भी तुम इमेजिन कर रहे हो कि वो मेरे को फायर कर देगा, मेरे को जॉब से निकाल देगा। साइज, मतलब जैसे कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी घटना घटित होती रहती है। शादी के टाइम पे तो होता ही है स्ट्रेस, शादी कोई मजे मजे में थोड़ी हो जाती है, ठीक है, या फिर हैविंग अ बेबी, जॉब लॉस, ठीक है, सीरियस इलनेस, ये सब चीजें। और फिर जिस डिजास्टर, जैसे अभी कितनी बाढ़ आ रही है, ठीक है, तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। और डेली हासिल, जो कि मतलब कि हर दिन की बात है, जैसे कि स्लो इंटरनेट। अब इंटरनेट स्लो होने पे कितना लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई कि क्या हो गया ऐसे, इंटरनेट कैसे स्लो हो गया, मेरा फोन क्यों नहीं चल रहा। याद है अभी पिछले दिनों में जियो का सिम नहीं चला था कुछ देर के लिए रात को, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरे को स्ट्रेस हो गया था उस टाइम, क्योंकि मेरा फोन अपडेट ही हुआ था उससे 10 मिनट पहले। फिर मैं अपडेट को ब्लेम करने लग गई कि यार अपडेट ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे होता है स्ट्रेस, गुस्सा आता है, ठीक है। या फिर चाबी गुम गई, ठीक है, या जो आज काम होना था वो नहीं हो पाया। अक्यूट, जो तुम शॉर्ट टर्म बोल रहे थे, सडन आर्ग्यूमेंट किसी के साथ हो गई, या फिर प्रेजेंटेशन देनी है। अब मैं तुम लोगों को किसी से बोलूं कि कशिश देगी कल प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से, है ना कशिश, थोड़ा सा लगेगा ना कि ओके मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब ठीक रहे, ओके मस्त प्रेजेंटेशन होगी। फिर ये शांति से बैठी, अरे अब ठीक है, बढ़िया, ठीक है। फिर क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, जैसे लंबे समय से तुम बेरोजगार हो, जैसे कि मैं। ईयर्स ऑफ डेब्ट, बहुत कर्जा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, सालों का कर्जा है, कैसे चुकाएं आप, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस। अभी तुम्हें को इतने समझने की जरूरत है नहीं, तुम लोगों को बताइए। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अनप्लेजेंट स्ट्रेस, मतलब कि एग्जाम से पहले तुम्हारा दिमाग एकदम खतरनाक ब्लैंक हो गया है, तुम्हारे हाथ धूज रहे हैं, पसीना आ रहा है ना, आउच सॉरी, हाँ मेरे लग गई थी, हाँ, ना तो तुम रिकॉल कर पा रहे हो कुछ आंसर्स, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, पूरे तरीके से खलास हो गया तुम्हारा गेम। यू स्ट्रेस में क्या होता है कि हाँ वो थोड़ा सा ऐसा किक देता है आपको कि नहीं, थोड़ी सी मोटिवेशन देगा। थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी भी है ना, क्यों जरूरी है थोड़ा सा स्ट्रेस, बताओ। वरना हम काम नहीं करेंगे। बोल पड़े धीरे। एग्जाम में पास होने के लिए जरूरी है, कोई भी काम करने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज की टेंशन स्ट्रेस नहीं होगी ना तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें टेंशन नहीं होगी ना कि हमें फाइल जमा करनी है मंडे को, तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें टेंशन होगी तो हम फाइल बनाएंगे मंडे से पहले कि हमें फाइल मंडे को जमा करनी है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, वरना वो पक्का खराब हो जाएगी, ठीक है। देखो जो पॉजिटिव इवेंट्स है ना, वो फिर भी स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, क्योंकि उनमें चेंजेस चाहिए अपन को। जैसे कि शादी, एक घर से दूसरे घर जाना, भाई है तो पॉजिटिव इवेंट, बट फिर भी वो एक तरह से स्ट्रेसर ही है ना। जॉयफुल भी है, पर वो आपसे डिमांड भी बहुत सारी कर रहा है, ठीक है।
अब वाई पीपल डिफर सो मच, देखो पास्ट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि अगर आपने जो आप अभी किसी सिचुएशन में हो, ठीक है, सेम सिचुएशन आपके साथ पहले हो चुकी है और आपने उसमें सफलता पा ली है, तो आप ऐसे सोचोगे कि अरे प्रेजेंटेशन ही तो देनी है, मैंने पहले भी तो दी है, उसमें क्या हुआ, मेरी तो तारीफ हुई थी, ये मेरे लिए एक और चैलेंज है, अब मैं इस बार भी अच्छे से करूंगा। पास्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, रिसोर्सेज कैसे है तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए नोट्स है क्या, तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं क्या, तुम्हारे पास मतलब कि पीयर सपोर्ट कैसा है, ठीक है, और माइंडसेट, तुम्हारा खुद का माइंडसेट कैसा है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए प्रैक्टिस के समान ही तो है, मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो प्रैक्टिस ही तो हो रही है मेरी, अगर उसमें खराब आए तो क्या हुआ, मेरे को बर्बाद थोड़ी करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये, ताकि मैं बाहर नेट में अच्छा कर पाऊँ, सीयूटी में अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। कंट्रोल, फीलिंग सम कंट्रोल अ प्लान रिड्यूसेस डिस्ट्रेस। जैसे कि 2 क्लासमेट्स हैं, वो ट्रैफिक में फंस गए एग्जाम वाले दिन, अर्जुन बोलता है मेरी तो लग गई, मैं तो खत्म, ठीक है, उसका दिल धड़कने लग जाता है, माइंड एकदम ब्लैंक, डिस्ट्रेस। नेहा बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, अच्छा है मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, ठीक है, उसने पॉजिटिवली ले लिया इस चीज को, ठीक है। अब एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स क्या होता है, लाइफ के अप्स डाउन्स क्या आते रहते हैं, अपने कैटास्ट्रोफीज आती हैं, मेजर लाइफ चेंजेस होती हैं, डेली हैसल्स होते हैं, क्या होते हैं, देखो बहुत ही सडन चेंजेस जो अभी आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर, कितनी बाढ़ आ रही है और कितने तो अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर, जैसे कि वॉर हो गया था अभी, मतलब थोड़ा बहुत तो हुआ ही था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, है ना, कितना डर का माहौल था, ठीक है, या टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में हुआ था, उसी की वजह से तो सब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये स्ट्रेसफुल क्यों है भाई, ये हमारी सेफ्टी का सवाल है, हमारे घर का, हमारी बेसिक नीड्स, ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा लॉन्ग लास्टिंग रिएक्शंस अपन में डाल सकते हैं, नींद नहीं आएगी, ठीक है, इतना गुस्सा आएगा और मतलब कि डर लगेगा, बेसिकली डर लगेगा तुम्हें। स्ट्रेस कैन कंटिन्यू मंथ्स और ईयर्स आफ्टर द इवेंट। अब इसका मैं बताऊं तो मैं शायद पहले भी ये कहानी बता चुकी हूँ कि पिछले साल शायद जयपुर में जहाँ मैं रह रही हूँ, वहां पे रात को बोलेंगे, सुबह बोलेंगे, सुबह 4:10 पे भयंकर 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 अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो जो जयपुर में रहे थे वो पता होगा उनको, ठीक है, और वो एक नहीं आया था, वो 6 आए थे, शायद 4 या 6 आए थे लगातार, मतलब एक टाइम पे, हाँ एक टाइम पे 4 या 6 आए थे, फट गई थी, पूरी फट गई थी, मेरा 1 महीना मैं नहीं सो पाई कि इस डर में कि अभी अर्थक्वेक आएगा, अभी अर्थक्वेक आएगा, बहुत बहुत गंदी हालत थी, तो वो चलता रहा, महीनों तक चलता रहा, ठीक है। और जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए ना, उनको भी अफेक्ट कर सकता है अगर मम्मी ने ऐसा ये स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर लिया तो, ठीक है। अब मेजर लाइफ चेंजेस, लाइफ में भी चेंजेस आते हैं यार, जैसे कि कॉलेज स्टार्ट करे हो तुम लोगों में से काफी लोग अभी मास्टर स्टार्ट करे होंगे, या फिर काफी लोग बैचलर स्टार्ट करे होंगे, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। नर्वस हो गया कि भाई अब तो स्कूल खत्म, अब तो थोड़ी अनसर्टेनिटी आ रही, स्कूल में क्या था, 8th में 9th, 8th से 9th में गए, 9th से 10th में गए, 10th से 11th में गए, 11th से 12th में गए, अब तो असली चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्या हुआ यशस्वी, कुछ बोलना है? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, ओके। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो रोहन है, उसको एक प्रमोशन मिला, उसको बड़ी प्राउड फीलिंग आ रही है, बट अब उसको लगेगा कि मेरे साथ तो एक टीम काम करेगी, अब मुझे नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी और मेरे को मीटिंग्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा काम भी बढ़ गया है, प्रमोशन मिला है तो क्या हुआ, काम भी तो बढ़ा है ना उसका, ठीक है। इवेंट तो पॉजिटिव है, बट एडजस्टमेंट जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब डेली हासिल, ये भी मतलब कि हमारी जो डेली की दिनचर्या होती है ना, उसमें जो चीजें आती है वो हमको ऐसा वाली फीलिंग करवा देती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, लॉन्ग लाइन्स, ट्रैफिक, स्लो इंटरनेट, चाबी खो गई, टांग लाने वाले पड़ोसी, ठीक है, या फिर मान लो अरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए भाई, इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए, अब तो खतरनाक स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। दे सीम स्मॉल बट दे हैपन ऑफन। अब कोई होगा यहाँ पे महान आदमी मेरे जैसा जो पासवर्ड भूल जाता होगा, है ना, ये सबको याद रहते हैं। मैं भाई मुझे मेरे जीमेल का बिल्कुल नहीं याद आता, कभी किसी चीज में आई नो आई फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ रहा होता है, बताओ। सेम यशस्वी, सेम राधिका। अब एज के साथ कैसे चेंज होते हैं, एज 3 to 5 गेटिंग टीज्ड,
कोई छेड़ देता है तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। जब 6 से 10 साल के होते तो बैड ग्रेड्स, बुरे मार्क्स आ जाते तो बड़ा ऐसा लगता है कि यार बड़े बुरे मार्क्स आ गए, मम्मी पापा भी चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। 11 से 15 साल के प्रेशर टू यूज सब्सटेंसेज, इस टाइम पे अरे भाई सुट्टा ट्राई कर ले क्या होता है, ठीक है, पीयर प्रेशर होता है एक अलग ही तरह का। 16 से 22 साल तक स्कूल कॉलेज वर्क में परेशानी, ठीक है। अडल्ट्स जब मेरी उम्र के, फैमिली कन्फ्लिक्ट, अरे चैं चलती रहती है, ठीक है, पैसों की प्रॉब्लम। ओल्डर अडल्ट्स पैसे नहीं है प्लस प्रैक्टिकल हैसल जैसे कि शॉपिंग करवाना, डॉक्टर्स की विजिट्स, ठीक है, मौसम खराब, तो ये सारी चीजें चलती रहती है, एज के साथ चेंज होती रहती है अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? प्रेशर, अनकंट्रोलेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। देखो, प्रेशर का मतलब होता है कि हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि अर्जेंट डिमांड है और हाई एक्सपेक्टेशंस है दूसरों से, हमारी दूसरे हमसे कर रहे हैं, ठीक है, या तुम खुद से कर रहे हो कि आई मस्ट फिनिश बाय 5 PM और आई मस्ट गेट एन A ग्रेड। कोई ऐसा है क्या जो यहाँ पे ऐसा सोचता है कि मुझे तो ये करना चाहिए? आई मस्ट वाली फीलिंग आती है किसी को तुम में से? ये 12th तक आती थी, 12th तक आती थी ना, अब नहीं आती, करनी चाहिए। कॉलेज में आके ना उन्होंने भरोसा बदल दिया सब कुछ। वेरी गुड, क्योंकि इतना प्रेशर मत डालो खुद पे, ठीक है। तो ब्रेन शिफ्ट हो जाता है एक हरी मोड पे कि भाई अब तुझे ये चीज करनी है तो करनी है, सुबह तक फाइल रेडी करनी है 10 प्रैक्टिकल के साथ, करनी पड़ेगी। हाँ बोलो विशेष। हाँ पेपर होता है तो चलो ठीक है तब, हाँ तो नहीं तो डेडलाइन आने से पहले तो हम करते नहीं है ना, इतने अच्छे बच्चे हैं हम। थोड़ा सीखो मेरे से पहले करा करो, सही में एंड में कुछ नहीं होता, पहले करना सीखो। नहीं हमारे तो प्रैक्टिकल में ना सेकंड सेमेस्टर में 2 दिन पहले फाइल बना के भाई साहब देनी थी, मतलब 2 दिन पहले ही बताया कि फाइल बनानी है और प्रैक्टिकल वाले दिन सबमिट भी करनी है। ऐसी तैसी हो गई थी हमारी। मेरे टीचर्स तो अच्छे थे यार प्रैक्टिकल के मामले में, रीमा को पता है, मेरे टीचर्स तो अच्छे थे, तो हमारे यहाँ पे सही था प्रैक्टिकल का, टचवुड। हाँ छोड़ो, क्या बोलते हैं मैं भूल गई। हाँ चलो नेहा की स्टोरी पढ़ते हैं। नेहा हैज अ डिजाइन ड्यू टू नाइट, ठीक है, नेहा को आज डिजाइन सबमिट करनी है। अब वो बोलती है कि भाई रात हो गई, यशस्वी जैसे, अब टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो कॉपी कर लेती है ओल्ड लेआउट जो पहले बना रखे हैं इसने, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू वन। जैसे यशस्वी कॉपी करती है अपने सीनियर्स की फाइल, या फिर नहीं करती, वेरी गुड फिर वो टाइम पे सबमिट कर देती। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं सही है, बढ़िया, ठीक है, वो सबमिट तो कर देते टाइम पे, बट वो इतना क्रिएटिव होता नहीं है, अगर पहले करती तो क्रिएटिव होता, ठीक है, इसीलिए टाइम से पहले काम करो। अनकंट्रोलेबिलिटी मतलब आपको लगता है कि यार इस सिचुएशन पे तो मेरा कंट्रोल ही नहीं है, फिर ज्यादा स्ट्रेस फील होता है ना कि यार ये सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल क्यों नहीं है, ये मेरे साथ होता है, मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है क्या है यार, मैं इसको कैसे संभालूं, मैं अपने कंट्रोल में कैसे लेके आऊं इसको, ठीक है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल होती है, अनकंट्रोलेबल होती है। जैसे कि एक केयर होम है, ठीक है, तो जो ग्रुप ए रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज चूज करी, ठीक है, और प्लान केयर टाइम्स, और जो ग्रुप बी है उन्होंने एक फिक्स्ड शेड्यूल फॉलो करा, तो ग्रुप ए तो बड़ा एक्टिव और सोशल हो गया, ठीक है, बट ग्रुप बी को ऐसा हुआ कि उनको तो करने दिया, हमें नहीं करने दिया, क्योंकि हमारा फिक्स शेड्यूल है या हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, हमें भी तो करने देना चाहिए था ना, ये क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो कुछ लोगों मतलब फ्रस्ट्रेशन पे हो जाती है इस चीज से कि उनके जो सिचुएशन है वो उनके अंडर कंट्रोल में नहीं है। फिर आती है फ्रस्ट्रेशन, मेरे को मेरे जो गोल है वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा, या कुछ ऐसा बीच में ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशंस क्या हो सकती है, जब बाहर जाना है कहीं, बड़का टायर पंक्चर हो गया, ठीक है, थेफ्ट चोरी हो गई, डिले हो गया, रिजेक्शन मिल गया, ठीक है। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, लिमिट्स इनसाइड यू मेक अ गोल हार्ड, ठीक है, जैसे कि आपको एक सेकंड रुकना, हाँ, अब इंटरनल फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकती है कि भाई तुम्हें नेट JRF क्लियर करना है, तुमने नेट का भी नहीं, तुमने JRF का सोच लिया, ठीक है, जबकि तुम्हें पता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम वीक हो,
ऐसा नहीं बोल रहे, और हो तो तुम जनरल कैटेगरी के हो मेरे जैसे, जनरल कैटेगरी में वो भी JRF, ठीक है, तुम बहुत दूर की सोच रहे हो, ठीक है, सोचती मैं भी हूँ बट मुझे पता है मेरा होना नहीं है, तो तुम्हारे अंदर ऐसा फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार नेट क्लियर हो गया बट JRF नहीं हुआ, हर बार तुम्हारा नेट क्लियर हो जाता है, JRF क्यों नहीं होता, तुम सोचते रहते हो क्या मेरे को मेरे गोल तक पहुंचने से रोक रहा है, भाई क्या रोक रहा है, मैं काफी नहीं कर रहा क्या, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। इसकी एक थ्योरी भी तो है, कौन बताएगा फ्रस्ट्रेशन की थ्योरी, वैसे वो इसमें नहीं है बट है एक थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, पढ़ के आना या फिर क्लास के एंड तक मुझे बताना, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। अब कॉमन रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट कर, या तो कोशिश करते रहो या फिर एक दूसरा तरीका ढूंढो, एग्रेशन, चीजें तोड़ने लग जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो, थ्रो करने लग जाते हो, ठीक है, डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, स्केप गोटिंग, स्केप गोटिंग का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, स्केप गोटिंग का मतलब क्या होता है, बकरी नहीं होता यहाँ पे मेरे को 12th में यही लगा था जब मैंने स्केप गोटिंग पहले पढ़ा था कि बकरी कैसे आ गई इधर। देखो हम ना जो रियल सोर्स है, जैसे बॉस ने गुस्सा करा है या बॉस ने कुछ बोल दिया, उस पर चिल्ला नहीं सकते, तो जो एंगर है वो एक सेफर टारगेट पे चला जाता है, जैसे कि पार्टनर या फिर बच्चा या फिर पेट, या फिर मान लो जूनियर्स पे चिल्ला दिए तुम, अपने सबऑर्डिनेट्स पे चिल्ला दिए कि ये तेरी वजह से हुआ है, तेरे को इतनी अकल नहीं थी क्या, बॉस मेरे पे चिल्लाया है, ठीक है, या फिर तुम एकदम ही एस्केप कर देते हो कि मैं तो क्विट करता हूँ, आई गिव अप, मेरे से नहीं हो रहा। फिर आते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जब ये चीज होती है कि जब हमको दो या दो से ज्यादा चीजों में से ना किसी को चूज करना पड़ता है। अब 4 तरह की होती है, अप्रोच, चूज बिटवीन 2 गुड ऑप्शंस। अब ये तो एक केक है या आइसक्रीम है, दोनों ही पसंद है पर एक चूज करना है, ठीक है। फिर आता है अवॉइडेंस, चूज बिटवीन 2 बैड ऑप्शंस, ठीक है। अब अप्रोच अवॉइडेंस, 1 ऑप्शन हैज बोथ गुड एंड बैड साइड्स। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ईच विद गुड एंड बैड पार्ट्स। चलो देखते हैं क्या होता है। अप्रोच कन्फ्लिक्ट क्या होता है, विन विन सिचुएशन होती है, आपको 2 चीजें चाहिए होती है अट्रैक्टिव, बट आप सिर्फ एक चीज ही ले सकते हो, जैसे कि यू वांट बोथ चॉकलेट केक एंड की लाइम पाई, अरे हाय नींबू, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, और यू वांट टू गो टू इटली एंड इंग्लैंड बट कैन ओनली पिक 1 ट्रिप, क्या करोगे, इटली जाओगे इंग्लैंड जाओगे? इटली मम्मी, इटली क्यों? इडली खाएंगे हम इटली जाके। अब आता है अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब 2 बुरी चीजें हैं बट फिर भी चुनना तो पड़ेगा। जैसे मान लो कि दांत में दर्द हो रहा है, या तो डेंटिस्ट के पास जाऊं, वो भी ड्रिल मशीन करके कुछ घर करेगा ही, दर्द तो होगा ही, ठीक है, या फिर दर्द बर्दाश्त करते रहो, वो भी एक ऑप्शन नहीं है, अनप्लेजेंट ऑप्शन है दोनों, पर चूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, यू मस्ट चूज, ठीक है। अब कैसे डिसाइड कर सकते हैं, पिक द ऑप्शन विद द स्मॉलर इमीडिएट हार्म, ठीक है, कि किसमें कम नुकसान है, ठीक है, या तो 3rd ऑप्शन चूज करो कोई कि दूसरा रास्ता है क्या भाई, जैसे दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग चबा लो, बट लौंग भी कब तक ही चबाओगे तुम, ठीक है। डेडलाइन, ट्रैक, डिवाइड द पेन, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर आता है अप्रोच अवॉइडेंट कन्फ्लिक्ट, टग ऑफ वॉर पता है किस स्कूल में? मैंने हाँ, इसमें क्या होता है, 1 चॉइस और गोल हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव पार्ट्स। प्रोज भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे कि जो रीटा है उसको एक ऑफर मिली है, बुक डील की ऑफर मिली है, पैसा है, प्रेस्टीज और रेपुटेशन सब मिलेगा, बट fears the long work hours and loss of time with her family। बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, टाइम नहीं दे पाएगी इतना फैमिली को, ठीक है। तो वो स्विच होती रहती है बिटवीन बीइंग एक्साइटेड एंड स्कैर्ड फॉर वीक्स, ठीक है। द सेम ऑप्शन पुल्स यू टुवर्ड एंड अवे एट द सेम टाइम। वो सोचती है कि यार ये करूं या नहीं करूं, कर ही लेती हूँ, फिर बाद में सोचती है नहीं यार फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी, छोड़ो रहने देती हूँ। सो इट्स इजी टू फ्रीज, मतलब आप स्टक हो जाते हो यही की चीज पे, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते। फिर मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, जैसे कि यू मस्ट चूज अमंग सेवरल ऑप्शंस एंड ईच ऑप्शन हैज इट्स ओन मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। अमन मस्ट पिक बिटवीन अ क्लोज चीपर कॉलेज, जैसे कि कोई कॉलेज पास में है और सस्ता भी है, ठीक है, दोस्तों के दोस्त भी रहते हैं पास में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एंड अ फार एक्सपेंसिव वन विद बेटर प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो सोचता रहता है कि दोस्त भी है, पास भी है, सस्ता भी है, ठीक है,
और जो दूर वाला है वो दूर है, एक्सपेंसिव है, पर प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो कितने सारे ऑप्शन है उसके पास। तो थोड़ा सा वो सोचेगा इस बारे में, ठीक है। ये एक टेबल है, तो टेबल तुम लोग खुद पढ़ना। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब अपन बायो पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मैं जब पूछू ना यहाँ पे तो मुझे जवाब मिलने चाहिए, अगर सवाल पूछू तो, ठीक है। तो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑटोमेटिक बॉडी जॉब्स, जैसे कि जो अपनी हार्ट रेट होती है, अपनी डाइजेशन, अपनी ब्रीदिंग, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। अब फटाफट से बताओ मुझे, सिंपैथेटिक में, फाइट और फ्लाइट में क्या क्या होगा अपने बॉडी के अंदर, फटाफट। इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, ओके, और स्वेटिंग होगा तो एंशियस हो जाएंगे, हमारा हार्ट पैल्पिटेशंस, ब्रीदिंग होगा, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी बेसिकली हमारी बॉडी। ठीक है, ठीक है। और उसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट में हमारा बॉडी रेस्ट पे होगा तो नॉर्मल रिलैक्स करेगा, जैसे हमारा और जो भी बॉडी के काम रहेंगे, हमारी हार्ट बीट ठीक काम कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखो, जो अपने स्ट्रेस हार्मोन्स है मेन, वो क्या करते हैं, जो एड्रेनालिन है, एफिनेफ्राइन, ठीक है, वो हमको एक क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे देता है, ठीक है। अगर आपको एड्रेनालिन का मैं इंजेक्शन लगा दूं ना अभी, तो आपका हार्ट बीट तेज होने लग जाएंगी, ठीक है, ब्रीदिंग भी तेज हो जाएगी। बट नॉर एड्रेनालिन में भी ये भी तेज करता है, ठीक है, ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है एंड कैन चेंज हाउ द ब्रेन फील्स पेन, ठीक है, समटाइम्स मेकिंग यू लेस अवेयर ऑफ इंजरी। आपको कुछ थोड़ी बहुत लग भी जाएगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नॉर एड्रेनालिन दिया जा रहा है, जिसको हम नॉर एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। जो कॉर्टिसोल है, ये ब्लड शुगर को हेल्प करता है मैनेज करने में, और मैनेजेस लॉन्गर टर्म एनर्जी नीड्स, बट व्हेन हाई फॉर टू लॉन्ग इट कैन हर्ट हेल्थ। तो इसीलिए बोलते हैं कॉर्टिसोल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अब देखो, हाँ, अब ये मुझे बताओ कि ये GAS, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, किसने पढ़ा है और ये किसने दिया है? GAS और RAS जैसे वो वाला ना, हैंस सेलिए ने दिया है, हैंस जो भी होते हैं उनको, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS, ठीक है। इसमें सबसे पहली स्टेज आती है अपनी अलार्म स्टेज, द इमीडिएट रिएक्शन। अपन स्टोरी के साथ पढ़ते हैं। आप सुनते हो रात को एक खतरनाक आवाज, लाउड क्रैश, फटाफट उठे, आपकी हार्ट बीट तेज हुई, ठीक है, आप एकदम जगे हुए हो एंड यू आर रेडी टू चेक कि आखिर वो आवाज किसकी थी। जो वो इंस्टेंट जंप थी ना वो आपकी, ठीक है, वो आपका अलार्म था एक तरह से। क्यों यूजफुल है? बिकॉज इट हेल्प्स यू एस्केप डेंजर और एक्ट क्विकली, ताकि भाई आप एकदम इमीडिएट रिएक्शन दे सको कि हाँ अभी कुछ हुआ है तो मेरे को फटाफट उस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहली स्टेज तो ये है, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या होती है? अपनी रेजिस्टेंस, कीपिंग अप द फाइट। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम के लिए पढ़ता है, हफ्तों तक पढ़ता है, ठीक है, एकदम अलर्ट है, अराउज्ड है, मोटिवेटेड है, और वो लंबे समय तक चलता रहता है, वो कोशिश करता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस है। मतलब कि अगर स्ट्रेसर कंटिन्यू होता रहा, हमारी बॉडी ना कोप करने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये यूजफुल क्यों है? इट लेट्स यू कीप गोइंग फॉर लॉन्गर टास्क। आप थके हुए हो, ठीक है, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेज एग्जॉशन ही आएगी। आपकी जो मतलब कि वो है एनर्जीज, वो यूज हो रही है, ठीक है, बट आप उसको और भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो कि आप में मान लो कि पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए खाने की जरूरत होती है, ठीक है, आपको पता है कि आप खाना खा चुके हो, आपको फिर भी भूख लग रही है, तो आप सुबह जल्दी उठ के और अच्छे से खाना खा रहे हो, आप पूरा शेड्यूल बना रहे हो अपना, प्रॉपर तरीके से हेल्दी मील्स ले रहे हो। आपको बस इतना पता है कि मेरे को चलते रहना। फिर लास्ट स्टेज आती है एग्जॉशन स्टेज। अब आपके रिसोर्सेज खत्म हो गए, अब आपके रिसोर्सेज ड्रेन हो गए, अब नहीं कर सकते आप। जैसे कि एक केयर गिवर है, ठीक है, वो एक बीमार फैमिली मेंबर की देखभाल करती है महीनों तक बिना किसी हेल्प के, ठीक है। पहले तो करती है, बहुत अच्छे से करती है, बट बाद में वो इतनी कॉन्स्टेंटली थक जाती है ना
ठीक है, बार बार उनको ही वो बीमार हो जाती है, बार बार उनको ही जुकाम हो जाती है, ठीक है, और हो सकता है कि वो डिप्रेस भी हो जाए, तो ये एग्जॉशन होता है, ठीक है। इसमें क्या अपन टिप ले सकते हैं, सीक रियल रेस्ट, या तो मेडिकल एडवाइस लो, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लो, या सोशल सपोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ना पूछा जा सकता है, नेट में तो नहीं, आई गेस सीयूईटी में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हेल्थ इफेक्ट्स, हेल्थ पे क्या असर पड़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेस का, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं आपको। आप दोबारा बता सकते हो कि क्या पूछा जा सकता है? उसमें ना थोड़ा नेट का इशू हो गया था, तो कनेक्शन कट गया। ये GAS किसने दिया था और क्या होता है, बस इसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। बीपी बढ़ सकता है, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड स्टमक प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं, पेट में अल्सर होना, पेट में एसिडिटी होना, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। नींद की प्रॉब्लम्स, फटीग, मूड चेंजेस, ये सारी चीजें हो सकती है। मेटाबॉलिक चेंजेस भी आ सकते हैं कि वेट बढ़ सकता है, ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर क्रॉनिक स्ट्रेस रहा तो, ठीक है। अब देखो, हमारा इम्यून सिस्टम पे भी असर पड़ता है अपने स्ट्रेस का। अब साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बहुत ही बड़ा शब्द हो गया, एक ऐसा शब्द जिसमें कि साइको मतलब कि हमारा माइंड, न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, और इम्यूनोलॉजी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फीलिंग्स, थॉट्स एंड सोशल लाइफ कैन चेंज इम्यून सेल्स एंड हाउ वेल योर बॉडी फाइट्स डिजीज। अब देखो, इम्यून सिस्टम नॉर्मली कैसे काम करता है, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो जर्म्स को ढूंढते हैं, उनको ऐसा घेरते हैं और फिर केमिकल्स रिलीज करते हैं, हमारी एंटीबॉडीज जो होती है वो उनसे लड़ती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज पार्ट ऑफ दिस फाइट। जो इंजर्ड सेल्स होते हैं वो सिग्नल्स भेजते हैं ब्लड को कि भाई आओ और हमारी मदद करो, ठीक है। फिर जो इम्यून सिस्टम और जो ब्रेन होता है ना वो कनेक्टेड होता है। जो इम्यून सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक पे कैसे पहुंचते हैं, जो अपनी वेगस नर्व होती है उससे पहुंचते हैं, ठीक है। और फिर ब्रेन केमिकल सिग्नल्स वापस भेज सकता है जो इम्यून एक्टिविटी को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। अब दो तरीके होते हैं जिसमें स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकता है, एक तो होता है बॉटम अप, दूसरा होता है टॉप डाउन। बॉटम अप मतलब कैसे, बॉडी ब्रेन को भेज रहा है, जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, फिर जो इम्यून केमिकल्स होंगे वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे वेगस नर्व के थ्रू, ठीक है, कि आप फीवर लेके आओ इस इंसान में, ठीक है, और फिर इसकी इम्यून एक्टिविटी बूस्ट करो। तुम लोग मुझे बताओ फीवर क्यों होता है, और कुछ लोग फीवर होने पे दवाई क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, ठीक है, समझ आया। फिर आता है टॉप डाउन। जब आपको स्ट्रेस फील होता है तो ब्रेन जो होता है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है, वो हार्मोन्स भेजता है, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ठीक है, और नर्वस सिस्टम जो है वो इम्यून एक्टिविटी को चेंज कर देता है। कभी कभी जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, समटाइम्स इट बिकम्स लेस इफेक्टिव ओवर टाइम। खैर ये लास्ट वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बॉटम अप और टॉप डाउन याद रखना। और ये जो सलोमी तुम बोले थे ना, शॉर्ट टर्म अक्यूट स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस, ये रहा। जो शॉर्ट सडन स्ट्रेस होते हैं, मतलब कि कोई आपको पीछे से बोल रहा है भाओ। मैंने एक बार पिछले वाला स्लाइड दोबारा समझाओगे, बॉटम अप और टॉप डाउन? मैं लास्ट में समझाती हूँ, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा खत्म करना है। शॉर्ट टर्म अक्यूट स्ट्रेस, प्राइमिंग द इम्यून सिस्टम। जो शॉर्ट सडन स्ट्रेस होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने भी बोला कि आपको कोई पीछे से डरा रहा है, भाव कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक एग्जाम, ठीक है, तो वो अपने इम्यून रिस्पॉन्सेज को एक्टिवेट कर सकता है, आपकी बॉडी रेडी होती है कि उसको फेस करने के लिए। तो दिस इज यूजफुल फॉर शॉर्ट डेंजर्स, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास कोई खतरा आ गया और अब तुम उससे भाग रहे हो, मान लो कि राज है, ठीक है, वो एक एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहा है एक हफ्ते तक। अब एग्जाम्स के तुरंत बाद, ठीक है, ही फेल्ट रन डाउन बट हिज बॉडी वॉज अलर्ट ड्यूरिंग द एग्जाम वीक। ऐसा नहीं होता कि सुबह तुम्हारा शिफ्ट है एग्जाम का और तुम पूरे रात सो नहीं पाए, बट जब एग्जाम देने की बात आई, तुम सेंटर पे जा रहे हो, रेडी हो रहे हो, तो तुम्हें बहुत एनर्जी होती है। हुआ ऐसा कभी? सोए ही नहीं, पूरी रात नहीं सोए एग्जाम के टाइम और सुबह उठ के दिए? हाँ, ये बोर्ड के एग्जाम्स में होता था। एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता था अब यहीं सो जाओ। हाँ, एग्जाम देने के बाद लगता था, बट एग्जाम देते टाइम तो तुम बड़े ऐसा एनर्जेटिक थे ना। हाँ, बताओ।
समझ रही हूँ मैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है। अब जब स्ट्रेस 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या महीनों तक चलता रहता है ना, जो अपने हार्मोन सिस्टम्स होते हैं स्पेशली कॉर्टिसोल, वो अपने हाई ही रहते हैं, ठीक है, बढ़े हुए रहते हैं। ओवर टाइम द बॉडी बिकम्स लेस एबल टू यूज कॉर्टिसोल प्रॉपर्ली, ठीक है। कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस होने लगता है, कॉर्टिसोल को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती अपनी फिर बॉडी, ठीक है। तो अपने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। इन्फ्लेमेशन स्टेज हायर देन इट शुड, और फिर हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं, जैसे कि ज्यादा इन्फेक्शन लगना, जो हमें चोट भी लग जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है हील करने में, ठीक है। और आपको लॉन्ग टर्म डिजीज होने का भी रिस्क रहता है, ठीक है। फिर आता है हाउ इम्यून चेंजेस लीड टू इलनेस, जैसे कि इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी को ऐसा बना सकता है कि हमारी बॉडी ओवर प्रोड्यूस करेगी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, जिसको हम साइटोकाइंस बोलते हैं, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं करा जा सकता तो वो हमारे टिश्यूज को, बॉडी टिश्यूज जो होते हैं ना, उसको डैमेज कर देगी और हमें बीमारी होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है उन लोगों को जुकाम जल्दी लगती है, ठीक है। और अगर कुछ उनकी दिक्कत हो गई, कहीं भी कोई लग गई, ठीक है, या फिर जुकाम भी, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी हील होने में। हार्ट डिजीज भी होगी, ठीक है। डायबिटीज भी हो सकती है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो वेट गेन प्रमोट करता है, वेट गेन होता है उससे, ठीक है। और वेट गेन से आपको पता है डायबिटीज भी हो सकती है। कैंसर का रिस्क भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर है, डायरेक्ट कॉज नहीं है, बट कैंसर हो सकता है, ठीक है। साइंस और इम्यून सिस्टम माइट बी अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। अब देख लो, गेटिंग मोर कोल्ड्स होता है, या फिर इन्फेक्शंस देन यूजुअल, और जो कट्स और वुंड्स लगते हैं, टेकिंग लॉन्गर टू हील, फीलिंग टायर्ड इवन आफ्टर रेस्ट, ठीक है। कॉन्स्टेंटली तुम्हें से कम मार्क्स आ रहे हैं, सर दुख रहा है, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, फीलिंग डाउन और एंग्शियस फॉर अ लॉन्ग टाइम, होता है ऐसा इतने सारे किसी को? ये मार्क्स वाला छोड़ के बाकी सब बहुत, कहते हैं ना वो असबरोस वाला फील आ रहा है इनके साथ। समझ रहे हो। हाउ टू प्रोटेक्ट योर इम्यून सिस्टम। डेली बेसिक है, सो अच्छे से। मैं फिर से बोलूंगी, मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती सोने वाली, क्योंकि मैं खुद 4 घंटे सोती हूँ, ठीक है। नींद अच्छे से रहो, हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। ज्यादा शुगर मत खाओ। ये बात भी मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ। 20 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, सोशल सपोर्ट, रिलैक्सेशन हैबिट्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स करो, शॉर्ट मेडिटेशन, जेंटल योगा, ठीक है। अल्कोहल मत पियो। कोई नहीं पीता ना यहाँ पे? पीना भी नहीं। और जो ओकेजनली जो बोलते ना, अरे ओकेजनली चलता है, अरे नहीं चलता यार, नहीं चलता, प्लीज, ठीक है। रेगुलर मेडिकल चेकअप डेली बन जाता है ना उनका, डेली बन जाता है, कुछ नहीं चलता ओकेजनली। मुझे तो बड़ी बेकार लगती है दारू एंड ऑल। हेल्थ साइकोलॉजी, हम तो बस नींद लेते हैं, नींद के जैसे बस नींद लेते हैं हम तो 9-10 घंटे की। ये सही है। अब हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है? किसी के पास सब्जेक्ट था ये? किसी ने पढ़ा था पहले, या नाम सुना है हेल्थ साइकोलॉजी का? क्या होता है सलोमी, क्या होता है? yes. क्या होता है हेल्थ साइकोलॉजी? तुम लोग बताओ, चलो बताओ। वो जो चीजें हमारी हेल्थ को अफेक्ट होती है, वो बेसिक इसमें वो एक बिहेवियर होता है हेल्थ का, कि जिसमें अच्छे चीजें करते हैं लोग अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए, और एक बिहेवियर होता है जिसमें लोग बुरी करते हैं, स्मोकिंग, ये सब ऐसा बिहेवियर होता है। हाँ जी, बेसिकली हेल्थ के बारे में होता है, जिसमें हमारे इफेक्ट्स भी होते हैं। जो लोग बैड हैबिट्स करते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, और जो अच्छे हैबिट्स फॉलो करते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर। बिल्कुल बॉडी प्लस माइंड। बिहेवियर की जो बिहेवियर होते हैं हमारे, वो मतलब जैसे बिहेवियर, जैसे ड्रग एडिक्शन हो गया, वो कैसे हमारी बॉडी को वो कर रहा है, तो ये सब पढ़ते हैं। मेन फोकस होता है हेल्थ साइकोलॉजी का, हाउ गुड बिहेवियर अफेक्ट योर बॉडी एंड माइंड, हाउ बैड बिहेवियर्स अफेक्ट योर बॉडी एंड माइंड। बिल्कुल सही बात। अब सारे पॉइंट्स तुम लोगों ने बता ही दिए इसमें, ठीक है। अब देखो, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट कहाँ काम कर सकते हैं? हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, ठीक है, या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, वर्क प्लेसेस में, या फिर यूनिवर्सिटी लैब। बाहर ज्यादा होता है हेल्थ साइकोलॉजी, इंडिया में इतना नहीं है, ठीक है, बाहर ज्यादा है। बाहर साइकोलॉजी में सब कुछ ही ज्यादा है, ठीक है।
मेन फोकस एरियाज क्या होते हैं इनके, कि इलनेस को रोक दो उससे पहले कि वो स्टार्ट हो जाए। जैसे कि तुम लोगों ने बताया कि कैसे अपनी जो डेली लाइफ है वो अपना जो बिहेवियर है वो बॉडी पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि अच्छे हैबिट्स अपनी बॉडी को अच्छा रखेंगे, बुरी हैबिट्स उसी तरह से असर डालेंगे। बिहेवियर को चेंज करना, कोपिंग और एडजस्टमेंट में, कि कैसे लोगों की हेल्प करते हैं वो क्रॉनिक इलनेस के साथ डील करने में, ठीक है। और हेल्थ सिस्टम मेक हॉस्पिटल्स एंड केयर मोर पेशेंट फ्रेंडली एंड इफेक्टिव, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस धंधा पैसे के लिए करो, पेशेंट्स के लिए बनाओ। अब कॉग्निटिव फैक्टर्स इन स्ट्रेस, ये अब आ गई जो मैं बोल रही थी, अप्रेजल जो आगे आएगा, अप्रेजल थ्योरी। तुम एक इवेंट के बारे में कैसा सोच रहे हो उससे के बेस पे वो डिसाइड करेगा कि वो कितना स्ट्रेसफुल है तुम्हारे लिए। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बोलती है ना कि अच्छा सोचना बेटा इस बारे में, फिर अच्छा ही होगा, तो बुरा सोच लेगी तो बुरा ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा बोलती है ना मम्मी। हाँ, तो वो सच ही होता है, ठीक है। तो 2 टाइप के अप्रेजल होते हैं, ठीक है, रिचर्ड लजारस ने दी थी। सबसे पहला होता है प्राइमरी अप्रेजल, ठीक है, कि ये चीज क्या है। आप एक सिचुएशन को जज कर रहे हो जो आपके सामने, कि क्या कोई मेरे लिए खतरा है, या मेरे लिए कोई चैलेंज है, या मेरे को नुकसान दे सकती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम आ रहा है, अब मुझे बताओ किसका एग्जाम आ रहा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी किसका एग्जाम आ रहा है? सलोमी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो सलोमी का एग्जाम आ रहा है, अगर सलोमी ने पढ़ा नहीं तो वो थ्रेट की तरह लेगी, ठीक है। और अगर पढ़ा है तो बोलेगी हाँ आने दे एग्जाम को, मैं भी देखती हूँ, चैलेंज है मेरे लिए, मैं मस्त पढ़ के जाऊंगी, सब पढ़ के आई हूँ। बट अगर एक एग्जाम तुम पहले ऑलरेडी फेल कर चुकी हो तो थोड़ा सा तुम घबराई हुई होगी, ठीक है, कि यार बस इस बार अच्छा हो जाए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी अप्रेजल। फिर आता है सेकेंडरी अप्रेजल, कि अब मैं इस सिचुएशन के बारे में क्या कर सकता हूँ। आप अपने रिसोर्सेज देखते हो कि मेरे पास कितना समय है पढ़ने के लिए, ठीक है, या कोई भी चीज करने के लिए। क्या मेरे पास स्किल्स हैं, क्या मेरे पास पैसा है, क्या मेरे पास सोशल सपोर्ट है, क्या मेरे पास एनर्जी भी है क्या भाई, ठीक है। अगर रिसोर्सेज हैं तो गुड, आप अच्छे से कोप कर पाओगे। अगर नहीं है तो तुम अवॉइड करोगे उस सिचुएशन को। जैसे कि आपको एक स्पीच देनी है, अगर प्रैक्टिस कर ली बढ़िया से, नोट्स हैं, प्रिपेयर्ड हो, और फ्रेंड्स चीयर कर रहे हो, ये यू गो गर्ल, स्ले क्वीन, ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, तो तुम्हें थोड़ा सा कम स्ट्रेस्ड फील होगा। बट अगर नहीं है तो बोलोगे साला कोई सपोर्ट करने ही नहीं आया मुझे, ना मेरे पास लिखा हुआ है स्पीच, क्या करूंगा मैं, फिर तुम दोगे ही नहीं, ठीक है। फिर कॉग्निटिव रीअप्रेजल एंड अराउजल रीअप्रेजल क्या होता है? देखो, कॉग्निटिव रीअप्रेजल होता है कि हम इंटेंशनली ना सिचुएशन का मीनिंग बदल रहे हैं। जैसे कि यार कोई बात नहीं, मेरे लिए एक चांस है, सीखने का चांस है, मैं इसको ना ऐसे नहीं लूंगा कि मैं फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं अच्छे से करूंगा और इससे भी अच्छे से अगली बार मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है। अराउजल रीअप्रेजल का मतलब क्या होता है? यू आर रीइंटरप्रेटिंग फिजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस। जैसे कि हार्ट बीट तेज हो रही है, पसीना आ रहा है, ठीक है, अब तुम उसको एज अ कि हेल्पफुल साइन ले रहे हो कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हार्मफुल। जैसे कि मान लो पब्लिक स्पीकिंग ही, पहले तुम मानते थे कि मेरा हार्ट बीट तेज हो रही है मतलब कि मैं फेल हो जाऊंगा, पैनिक कर गए थे तुम, ठीक है। अब रीअप्रेजल में तुम क्या सीखोगे कि मेरा ना हार्ट मेरे को प्रिपेयर कर रहा है फोकस करने के लिए, ठीक है, इट्स ओके, मैं कर लूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ठीक है, मैं करूंगा और किसी को नहीं करने दूंगा, ठीक है। फिर आता है अपना पर्सनालिटी फैक्टर्स। क्या हो सकता है स्ट्रेस में? योर स्टेबल वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, की आपकी पर्सनालिटी कैसे शेप करती है कि आप स्ट्रेस को देखते हो, उस पर रिएक्ट करते हो। अलग अलग टाइप की होती है। बताओ मेरे को, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी पढ़ा है तुम लोगों ने? बताओ क्या होता है टाइप ए? जो टाइप ए वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े जल्दी में रहते हैं, ऐसा बोला जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि इन टाइप्स का कोई साइंटिफिक व्यू है। बोलो यशस्वी। हाँ हाँ, तो जो टाइप ए वाले लोग होते हैं ना, हाँ, जो टाइप ए वाले लोग होते हैं वो हमेशा जल्दी में रहते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत अनॉयड और चिड़चिड़े रहते हैं हमेशा, ठीक है। और उनका हेल्थ, बोला जाता है कि उनके लिए जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो, कि उनको हार्ट प्रॉब्लम्स रह सकती है, रिस्क है उनको, ठीक है। जैसे मान लो कि अर्जुन है, ठीक है, वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है, अपने डेस्क पे खा रहा है, वॉक भी नहीं कर रहा, खाना खाने के बाद अपने कलीग्स पे चिल्ला रहा है। आफ्टर ईयर्स ऑफ दिस ही डेवलप्स हाई बीपी, ठीक है। टाइप बी वाले लोग होते हैं ना, वो रिलैक्स्ड, कोई दिक्कत नहीं है, इजी पीजी चिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो प्रिया है, काम भी करती है बट वो ब्रेक भी लेती है,
हॉलीडे पे बुक्स पढ़ती है, नॉवेल्स पढ़ती है, वॉटपैड पढ़ती है, जो भी पढ़ती है, ठीक है, और अच्छे से सोती है। शी टेंड्स टू रिकवर फास्टर फ्रॉम स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो टाइप ए टाइप बी वाली जो मतलब थ्योरी है ना, वो थोड़ी सी अटपटी सी है, क्योंकि इसका ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं, ठीक है। तो ऐसा रियल में मत मान लेना कि अरे मैं तो टाइप ए वाला बंदा हूँ, अरे मैं तो टाइप बी वाला हूँ, ठीक है। पहले भी मैं मानती थी 12th में, बट ऐसा कुछ नहीं होता। टाइप सी वाले जो लोग होते हैं ना, वो पीपल प्लीजिंग होते हैं, अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं, स्पेशली नेगेटिव फीलिंग्स को, ठीक है। दूसरों के सुन लेंगे, खुद की कभी कुछ नहीं बताएंगे, होपलेस फील करते हैं, ठीक है। जैसे कि काव्या है, उसको तुम कोई बात बोल दोगे ना, मतलब काव्या तेरे प्रॉपर्टी के पेपर दे दे, बोलेगी अच्छा बस इतना सा चाहिए, अरे ले यार तेरे तो जान हाजिर है, रेयरली वो मना करेगी तुम्हें, ठीक है। और अपनी जो सैडनेस है वो अंदर दबा के रखेगी, ठीक है। और फिर टाइप एच, सॉरी टाइप डी नहीं, टाइप एच, ठीक है, हार्डी। हार्डी पीपल थ्राइव अंडर स्ट्रेस। इनमें 3 सीज होते हैं, ये ध्यान रखना। जो 3 सीज होते हैं ना, कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज, ये नेट में पूछते हैं, ठीक है। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। कमिटमेंट मतलब कि वो अपनी लाइफ और अपने काम को लेके बड़े डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। कंट्रोल, दे फील एबल टू इन्फ्लुएंस आउटकम्स, वो अपने, उनको ऐसा लगता है कि वो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चला सकते हैं। चैलेंज, वो प्रॉब्लम्स को एज अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, ठीक है, कि मेरे लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चैलेंजिंग है और मैं अच्छे से करूंगा इसको, ठीक है। दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? हॉस्टिलिटी, एंगर, वो हाई बीपी से रिलेटेड होता है, इन्फ्लेमेशन और हार्ट डिजीज, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? न्यूरोटिसिज्म ये किसी की थ्योरी में भी है, आइजिंक की थ्योरी में है ना। आइजिंक पता है कौन है? ओशन मॉडल में भी है ना। ठीक है। हाँ, न्यूरोटिसिज्म में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा उनको थ्रेटन फील होता है, ठीक है, और मतलब कि बहुत बहुत टेंशन रहती है, और उनके हेल्थ हैबिट्स भी बड़े खराब होते हैं। वो ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना जॉगिंग करते हैं, ना अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, देखो ये जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं ना, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ अच्छा होगा सब कुछ, ठीक है, और वो अच्छी तरह से कोप भी कर लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है, ठीक है, ओवर उनकी लाइफ लंबी रहती है। जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं, नेगेटिव लोग, वो ऐसे बोलते हैं मेरे साथ तो बुरा ही होगा, जबकि वो एग्जाम में अच्छा लिख के आए हैं, बट वो बोलते हैं अपने बाहर आके दोस्तों की भाई नहीं हुआ भाई, अच्छा नहीं हुआ, देखना मेरे खराब आएंगे सबसे, और 98 लेके आते हैं वो, 98, ठीक है। दे आर मोर लाइकली टू गिव अप, डिप्रेस्ड रहेंगे, ठीक है। एक ऑप्टिमिस्ट है जिसने एग्जाम को फेल कर लिया, वो ऐसा देखता है कि कोई बात नहीं, आई कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, और पढ़ता है। और एक पेसिमिस्ट है, वो भी फेल हो गया तो बोलेगा मैं आज फेल हो गया ना, तो मैं हमेशा फेल होऊंगा, इससे बेटर क्या, कोशिश ही मत करो, ठीक है। अब लर्न हेल्पलेसनेस किसने दिया था यहाँ पे, किसका दिया हुआ एक्सपेरिमेंट है लर्न हेल्पलेसनेस? रीमा मैम, मैं बताऊं? हाँ बताओ। मार्टिन सेलिगमैन। हाँ, क्या होता है इसमें? मैम इसमें ये होता है कि कई बार इतनी ज्यादा सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि लोग ट्राई करना ही छोड़ देते हैं, जबकि उम्मीद होती है कि वो अगर कोशिश करे तो उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, पर वो कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल। यशस्वी, 1 घंटे से ऊपर जा रही है क्या वीडियो? बंद कर दो, हाँ बंद कर दो, फिर वापस स्टार्ट करना। वैसे भी अब बस 10 पेज